देखिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, कहाँ रहेगा बता देंगे। सबसे पहले डायपोल मोमेंट का सिंबल पढ़ते हैं। डायपोल मोमेंट का सिंबल होता है आपका म्यू, ये हो गया म्यू। एक और पेज डायपोल मोमेंट का सिंबल हो गया आपका म्यू, इसी को बोलते हैं म्यू, ये वाला म्यू है, चाहे इसी को बोल सकते हैं म्यू, म्यू। दूसरा डायपोल मोमेंट का यूनिट, डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है आपका डी बाय, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। हाँ म्यू, समझे? जैसे ये यू हो गया, फिर थोड़ा सा कर दीजिए, पुल कर दीजिए, डी बाय। डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? डी बाय, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है। ये पूछा था कि डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है आपका होगा डी बाय। अरे ऐसे थोड़ी, बहुत पहले आया था, आ जाएगा फिर से। डी अलग है, बाय अलग है। डी अलग है, बाय अलग है, डी बाय यूनिट है ये। हाँ यूनिट है ये, समझे आप? डी बाय का भी सिंबल है, डी बाय का आपका सिंबल है कैपिटल डी, कैपिटल डी। इसका जो वैल्यू लिखा है ये भी पूछा हुआ है, 1 डी बाय बराबर 10 का पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। आगे ESU हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसी से जो यूनिट आता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। तो 1 डी बाय का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर माइनस 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। फिर हमारा डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला है, डायपोल मोमेंट का सिंबल हो गया म्यू, तो यहाँ पर लिखिए म्यू, म्यू बराबर हो गया Q इंटू डी, जहां पर Q आपका चार्ज है, D आपका डिस्टेंस है, तो म्यू बराबर हो गया Q इंटू डी। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, म्यू बराबर हो गया Q इंटू डी, जहां पर Q आपका चार्ज है, जो अक्सर किसी को पढ़ते होंगे। डी आपका डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? डी। और म्यू हो गया आपका डायपोल मोमेंट। तो बताइए डायपोल मोमेंट का सिंबल क्या हो गया आपका? म्यू। यूनिट क्या हो गया? डी बाय, और डी बाय का सिंबल क्या हो गया? कैपिटल डी। और 1 डी बाय बराबर 10 टू द पावर माइनस 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। तो म्यू बराबर क्या हो गया? Q इंटू डी, जहां पर Q क्या है आपका? चार्ज। Q क्या है आपका? चार्ज। फिजिक्स में ये वाला भी Q पढ़े होंगे, ये Q, ये Q बहुत डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम है, खाली कैपिटल भी लिखा हो या स्मॉल लिखा हो, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज। ओके, तो Q आपका क्या है? चार्ज। और D आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस इसके बीच है, बॉन्ड का लेंथ, बॉन्ड का लंबाई बोलते थे D, भूल गए क्या? D बोलते थे बॉन्ड लेंथ। न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते थे, जिसका सिंबल देते थे स्मॉल d, वही स्मॉल d है। फिर जो डायपोल मोमेंट है वो हमको कोवेलेंट मॉलिक्यूल में पढ़ना है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में। अब जो लिख रहे हैं इसके बाद जो है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए एक कोवेलेंट बॉन्ड होता था, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड क्या बोलते थे? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड जो मॉलिक्यूल को रखता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब कोवेलेंट मॉलिक्यूल आपका हो गया दो प्रकार का, एक है आपका पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, एक है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता हो, तो उस समय उसके मुंडी पर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके मुंडी पर नहीं डेवलप होता प्लस और माइनस चार्ज, हो गया आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन ये जो भी बताया इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, अब जो बता रहे इससे बनेगा। पोलर मॉलिक्यूल पहचाने का तरीका है कि सेंट्रल एटम के पास हमेशा लोन पेयर होना चाहिए और टर्मिनल एटम के पास जो हमारा टर्मिनल एटम होगा वह हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग। तो सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर हो, चाहे किनारे वाला एटम आपका अलग अलग हो, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होता हो तो वह आपका हो गया पोलर मॉलिक्यूल। और दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल, अगर दोनों में से दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो हो गया आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझे क्या बोले? सो पोलर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। और टर्मिनल एटम में से भी डिफरेंट। तो कैसा मॉलिक्यूल कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल।
इसका अपोजिट है, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर तो यहाँ पर लोन पेयर नहीं होगा। टर्मिनल एलिमेंट डिफरेंट है तो यहाँ टर्मिनल एलिमेंट क्या होगा, सेम। लेकिन हमको एक फैक्टर याद रखना, पोलर याद रखिएगा तो नॉन पोलर आपको अपने आप पता चल जाएगी। ओके, अब आते हैं एग्जांपल पे हम आपसे, चलिए एग्जांपल में डायरेक्ट। एक चीज और याद रखिएगा कि डायपोल मूवमेंट का जो सिंबल होता है ना, डिनोटेड, मतलब डायपोल मूवमेंट को जो हम लोग दिखाते हैं वो दिखाते हैं एरो से। देखिए आप लोग बचपन में पढ़ेंगे, ये हो गया कंप्लीट हेडेड एरो, ठीक है, हाँ 10 में पढ़ेंगे। ये हो गया आपका हाफ हेड एरो, ठीक है, ये हो गया आपका क्रॉस हेड एरो। हाँ यही तो बात है ना केमिस्ट्री में, ये कंप्लीट हेडेड एरो, ये हाफ हेडेड एरो, और ये हो गया आपका क्रॉस हेडेड एरो। इसी को बोलते हैं क्रॉस हेडेड एरो। ये हो गया आपका क्रॉस हेडेड एरो। हाँ हेडेड। कंप्लीट कौन है? कंप्लीट ये है, ये क्रॉस का क्या होता है? कंप्लीट हेड एरो। क्रॉस का मतलब ये जो काटे ना, इसलिए बोलते हैं क्रॉस। मीनिंग निकलता होगा। नहीं ये काट रहे इसलिए इसका मीनिंग क्रॉस लग गया, समझे। फिलहाल जो बुक में जो एरो भी लिख देता है, बहुत सारा बुक क्रॉस हेडेड एरो भी देता है। क्यों सर? क्यों दिया? अरे इसलिए दिया, ये जो काट रहे हैं ना हम ना, हाँ सर नंबर अरे ना मैं बता रहे हैं माय बाप। रीजन यही है आपका, देखिए ये आपका एरो है, ठीक है, और इसको देखिए इसकी वजह से क्रॉस हेडेड एरो नाम पड़ इसका गया। नाम क्यों रखा है वो नहीं बोलते हैं। तो वो लगा है रखा है। ये वाला क्यों रखा है सो? वो लग जाने से फिर उसका कुछ मीनिंग भी चेंज करता होगा। हाँ अभी बता रहे मीनिंग क्या निकलेगा सो। इसके लगने की मीनिंग देखिए आप, अब बता रहे मीनिंग। अरे पहले धीरे धीरे, ये देखिए क्रॉस हेडेड एरो हो गया, जिधर एरो का हेड रहेगा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू आपका ज्यादा होना चाहिए, और जिधर आप क्रॉस लगाए ना उधर आपका होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू कम होना चाहिए। तो जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू कम होगा उधर क्रॉस का साइन लगेगा, जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू ज्यादा उधर एरो का आपका हेड जाएगा। वैल्यू का समझती नहीं है। अरे यहाँ सेम सेम। समझती नहीं है। हाँ ठीक है मैडम। देखिए अब एग्जांपल पे आ रहे हैं, ठीक है। पहले एग्जांपल है आपका बोरोन ट्राइक्लोराइड। तो बताइए सेंट्रल एटम कौन है आपका, बोरोन, तो यहाँ पर लिख दिए बोरोन। अब चुप रहिए, फ्लोरीन कितना है 3, ये हो गया आपका 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, ये हो गया आपका 3 फ्लोरीन। बताए फ्लोरीन 1 बॉन्ड की 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड। यहाँ पे फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना दिया, सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे फ्लोरीन आपका सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 5, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए बोरोन के पास लोन पेयर कितना है, 3। लोन पेयर 3 थोड़ी है। अरे बोरोन के पास लोन पेयर पूछ रहे हैं, तो बोरोन के पास लोन पेयर कितना हो गया मेरा 0। और टर्मिनल एलिमेंट है वो हमारा सेम है कि डिफरेंट है, सेम है। तो ये हमारा अगर टर्मिनल एलिमेंट हमारा अगर डिफरेंट होता तब बोलते पोलर होता, लेकिन हमारा टर्मिनल एलिमेंट क्या हो गया सेम, इसलिए पोलर मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब देखिए उस एरो का यूज देखिए आप, हम बताए थे आपको कि जब कभी भी फोन खोल रहे तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है, मतलब ये सभी नॉन मेटल है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू फ्लोरीन का होता है 4, ऑक्सीजन का 3.5 और नाइट्रोजन और क्लोरीन का कितना हो गया 3। तो फ्लोरीन का आपका 4 है, मतलब जाने कि यही सब सबसे ज्यादा होता है। बोरोन का होता है आपका 2.1, यहाँ पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हम लोग इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। किस मतलब एरो की वजह से, क्रॉस हेडेड एरो। यहाँ देखिए ये क्या आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्रॉस एरो दिखाना तो ये मेरा क्रॉस एरो, ये डायपोल मोमेंट का साइन पूछेगा एग्जाम में कि बोरोन और फ्लोरीन के बीच इलेक्ट्रॉन जो हमारा एरो का साइन है वह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की होगा, चाहे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की होगा। ऑप्शन नंबर सी बोथ होगा, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज होगा। क्या मानिएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फिर यहाँ पे देखिए बोरोन से फिर फ्लोरीन की तरफ गया एरो, फिर बोरोन से फ्लोरीन की तरफ गया,
लेकिन हम लोग डायपोल मूवमेंट पढ़ रहे थे, यहाँ पर क्रॉस एरो देंगे सर, यहाँ क्रॉस देंगे। ये हो गया डायपोल मूवमेंट का रिलीफ फैक्टर। और फिर इसमें भी पढ़े होंगे, मान लीजिए बोरोन है, फ्लोरीन इधर इसको नीचे खींच रहा है, इसको नीचे खींच रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन ऊपर खींच रहा है, इसका अपोजिट में कुछ ना कुछ अगर फोर्स लगता, एक हाइडन फोर्स, और आप ये पढ़ेंगे, ये तो हमारे 2 न्यूटन में फोर्स का 2 न्यूटन फोर्स लगा, तो इक्वल फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स हमारा 0 होगा, फुल फोर्स। तो यहाँ पे नेट फोर्स हमको नहीं, डायपोल मोमेंट बताना है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो मान रहे ऐसा कि मान लीजिए अगर ऐसा ना होता, अगर इस तरह पोर्शन में दोनों फ्लूइड होता, तो ये फ्लूइड कैंसिल कर देता। अब ये फ्लूइड क्रॉस ही होगा, क्या, सब में क्रॉस ही होगा। हाँ सभी क्रॉस से होगा, समझे। चलिए फिर इसमें नहीं जाते यार, दिमाग खराब जाता। ये पोर्शन समझ में आया, ये एरो दिखाएं कि ये सुना है बात आपको। ये हो गया आपका नॉन पोलर सर मॉलिक्यूल, वो क्यों लगा है? ये वाला, यही तो वजह बोल रहे हैं हम। बोले कि इस एरो को मैंने इसलिए लगाया क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है बोरोन की तुलना में, समझे बात, इसीलिए मैंने इस एरो का यूज किया। अगर नहीं होता तो इस एरो का यूज नहीं करते। जैसे अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहता तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम होता। यहाँ पर क्रॉस में बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, ये बात है। सही में समझ आ रहा है, ऊपर जा रहा है। पैसेंस है, ये पैसेंस समझ में आएगा, समझे। सर अगर फ्लोरीन से अरे और एग्जांपल आ रहा है, अभी 5-6 बताएंगे। देखिए यहाँ पे बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन में कम एटम किसके पास है, कार्बन के पास। तो कार्बन बन गया सेंट्रल एलिमेंट और टर्मिनल एलिमेंट 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन राइट में गया, एक ऑक्सीजन आपका लेफ्ट में गया। ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बना था आपका, डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बताइए 6, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 4, तो कार्बन के पास लोन पेयर कितना हुआ, 0, तो यहाँ कार्बन के पास लोन पेयर 0। अब बताइए जो टर्मिनल एलिमेंट है वह डिफरेंट है क्या, टर्मिनल एलिमेंट मेरा डिफरेंट नहीं है, सेम है, इसलिए मेरा ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो कैसा मॉलिक्यूल आपका होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब ये बता दिए ना, आपका 1 नंबर मिल गया। यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है पोलर मॉलिक्यूल कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये फिगर हम थोड़ा सा बढ़ा के बता दे रहे हैं, अरे थोड़ा सा ज्यादा बता रहे हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है 2.5 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगा आपका 3.5। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो हम लोग एरो को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ दिखाएंगे। यहाँ पर एरो को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर दिखाएंगे। डायपोल मूवमेंट का साइन होता है आपको क्रॉस हेड एरो, इसलिए यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे, यहाँ भी क्रॉस लगाएंगे। अब माइंड में गया क्या बोले सो, अरे हम लोग बात करने लगते हैं इसलिए आप लोग कहाँ बात कर रहे थे, सीरियसली पढ़ रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे फिर भी नहीं हैं। आ रहा। आ क्या है मेरा, सीख तो गए आप। हाँ सीख तो गई, लेकिन उस तरह तो सब एलिमेंट अलग है। सभी तो सब में क्रॉस लगा देगा, ये किसी तो बिना क्रॉस लगा होगा ना। अरे वो लोग इस तरह से बोल रहे थे, सिर्फ कुछ फेसवाश लगा दे ऐसे वैसे, अरे बस ठीक है बात। उसका एग्जांपल ले देंगे, यहाँ पे एक जगह तो बिना क्रॉस वाला एग्जांपल दे सकते, बिना क्रॉस वाला एग्जांपल ही नहीं आएगा। उससे सब पे तो क्रॉस लगा देंगे। हाँ, यहाँ पे खाली डायपोल मूवमेंट में लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम कौन है, आपका नाइट्रोजन, यहाँ पर लगा दिए नाइट्रोजन। 3 हाइड्रोजन है, क्योंकि आपका 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना दिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5। तो बताइए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितना गया, 1 लोन पेयर। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है 2.1 और नाइट्रोजन का होता है आपका 3। अब देखिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किसके ज्यादा है, 3 का। हम बोलते थे एक समय कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो वही इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इस तरह दिखाते थे। तो उसी को आज इस तरह दिखा रहे हैं, सीधा दिखा रहे हैं, टेढ़ा करके नहीं। क्रॉस करके ना। हाँ, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की गया, फिर ये रो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गया, फिर लेस से गया मोर। अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट पर इसलिए क्रॉस एरो लगाएंगे, समझे बात। अब देखिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन एटम है, वो सेकंड फॉर्म देखिए यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डायपोल मोमेंट का साइन दिया। एक और कंडीशन है
कि एटम से लोन पेयर की तरह भी इसी तरह का क्रॉस हेडेड एरो का साइन दिखाना है। यहाँ पर देखिए एटम से लोन पेयर की ओर एगो क्रॉस हेडेड एरो का साइन दिखाएंगे। धस रहा है, समझिए, आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट है पूरे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप बताइए हमको, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है आपका और टर्मिनल एलिमेंट आपका सेम है कि डिफरेंट? क्या बोले तुम? टर्मिनल एलिमेंट डिफरेंट है, सेम है। तो दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हुआ, इसलिए अमोनिया को कैसा मॉलिक्यूल हो गया? पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल हो गया आपका? पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जांपल आता है आपका वाटर। पोलर कैसे हो गया सर? लोन पेयर, लोन पेयर Different इसमें। सर नाम होगा। देखिए यहाँ पे अब हंसी मत, BF3 है आपका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाया गया? और इसी को मत कीजिए, चेंज कीजिए। CH2Cl2 फिर थी उसको CH2Cl2 है, ठीक है? हाँ। अच्छा से सुनिएगा, तो वकाक नहीं सुनते आप लोग। तो यहाँ पे बताइए कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन में सबसे कम एटम किसके पास है? कार्बन के पास। ठीक, चल गए। अब हम बोले कि सेंट्रल एटम मेरा लोन पेयर होना चाहिए और टर्मिनल एलिमेंट हमारा डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल करेगा तो ये मेरा कैसा मॉलिक्यूल कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमको पोलर मॉलिक्यूल खोजना है। तब यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। तो कार्बन के पास लोन पेयर कितना हो गया? 0। तो हम बोले सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, तो वो तो कंडीशन खत्म हो गया। और दूसरा कंडीशन में आते हैं, बोलते हैं टर्मिनल एलिमेंट मेरा डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो दोनों अलग अलग है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग है। मानते 2 हाइड्रोजन सेम है आपस में, 2 क्लोरीन आपस में सेम है, लेकिन कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों जुड़ा हुआ है ना, ये दोनों हमारा क्या है? डिफरेंट। यहाँ पर दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल किया, इसलिए ये कैसा मॉलिक्यूल होगा? पोलर मॉलिक्यूल। समझे अब कैसे हुआ? सो तो ये हो गया आपका पोलर मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर बता देते ना, इसी का नाम हो गया मिथाइलिन क्लोराइड। इसे समझ में आया? इतना से बन जाएगा क्वेश्चन। आप देखिए स्ट्रक्चर से, और स्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता। पहले देखिए सेंट्रल एटम कार्बन है तो कार्बन रख दिए, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है। सर अब पता चल गया, देख के ही पता चल सकता है। तो 2 4 बॉन्ड है। देखिए यहाँ पे 2 4 बॉन्ड है, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड इस तरह बनेगा। समझे? पहले भी पढ़ाई किया आपको। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए ये भी 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन। सर ये 2 हाइड्रोजन को यहाँ भरना चाहते हैं, भर सकते हैं, गलत नहीं होगा। सर है मतलब 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन को कहीं भी फिलअप कर सकते हैं, यही 4 बॉन्ड होना चाहिए। अब आता है समझ में? यहाँ पर कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। देखिए यहाँ पे टर्मिनल एलिमेंट मेरा डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में सेम है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन मेरा क्या है? अलग अलग, अलग। इसीलिए आपका पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। अब आया दिमाग में बात? अब स्ट्रक्चर बने हुए नहीं। हाँ। अरे देखिए पता चलता करा रखे उसको। वो बात अलग है, समझे कि नहीं बनाना, एक सही कॉन्सेप्ट के साथ बनाना अलग बात होता है, समझे? हम चीजें आपको थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश सर कर तो रहे हैं। समझ में ही नहीं आता है किसको कहाँ रखे, गड़बड़ हो जाता है। अरे कहीं भी रखिए, लेकिन आंसर कैसे लाने सो पता चला? हाँ वो पता चला। हाँ तो वो पता रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म में। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका CHCl3। अब देखिए यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो सेंट्रल एटम आपको कौन हो गया? क्लोरीन। तो बताइए सेंट्रल कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 1 हाइड्रोजन दे दिए, 3 क्लोरीन, 4 खत्म हो गया। तो कार्बन के पास क्या लोन पेयर है? नहीं है। और टर्मिनल एलिमेंट मेरा सेम है कि डिफरेंट? डिफरेंट है। तो दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है पोलर होने के लिए। Yes, एक कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, एक ही कर रहा है आपका। तो ये कैसा मॉलिक्यूल होगा आपका? पोलर मॉलिक्यूल होगा। आया बात समझ में? अरे सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन टर्मिनल एलिमेंट मेरा डिफरेंट है ना, तो दोनों में से अगर एक कंडीशन होगा तो पोलर होगा। सब बता रहे हैं, हम सब बता देंगे यार, समझे? पहले जो बता रहे वो दिमाग में डालिए ना, अभी पता चला सब बता रहे हैं, आप कुछ सीखे नहीं पाए। देखिए कार्बन क्लोरीन है, कम एटम कार्बन के पास है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ, चारों शेयर कर दिया, तो कार्बन के पास लोन पेयर है? जीरो। नहीं। आप क्लोरीन के पास, क्लोरीन सेम एटम है कि डिफरेंट एटम? सेम एटम है। तो बताइए पोलर होने के लिए 2 कंडीशन था आपका। सर नॉन पोलर है, दोनों सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है,
टर्मिनल एलिमेंट डिफरेंट नहीं है तो ये पोलर नहीं होगा। नॉन पोलर ये क्या होगा आपका Non-polar। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। वो उसका नाम क्या है सर? इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। सब्लिमेशन से बनता है ना? कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल रहे हैं। सब्लिमेशन एक अलग चीज होता है। सब्लिमेशन में होता है कि जब सॉलिड आपका डायरेक्टली गैस में बदल जाता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, जिसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। मतलब कोई सनलाइट के थ्रू? नहीं सनलाइट वाला अलग मैटर है, हम जान रहे हैं। एक सनलाइट होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है आपका। जिसमें मतलब हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो मतलब हम सब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव हो जाता है। 10 क्लास में पढ़ा था। हम जान रहे 10 में पढ़ेंगे कुछ इस तरह पढ़ेंगे रिएक्शन, इस तरह ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे। तो यहाँ ये पढ़ेंगे, ये नहीं होगा, ये आपका Cl होगा। नहीं सर, सी हाँ यही था, हम जान रहे हैं, किताबों को याद है, बहुत पहले पढ़े। याद है। नहीं अरे याद है, ये सच है किताब में। देखिए आप CH4 था ना, मतलब मीथेन, तो उसमें क्लोरीन ऐड करेंगे ना तो अगर मतलब मिथाइल क्लोराइड बनेगा, हाँ अगर HCl निकलेगा सब। हाँ वही, और उसी तरह करते करते फिर फिर- कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है जिसका एक और नाम है। हाँ हम समझ गए आपका बात। सर इसका एक और नाम क्या है? इसी को बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, चाहे हाँ टेट्राक्लोरोमीथेन नहीं बोलते हैं। सर, एक और नाम है। अरे इसका दो ही नाम है, एक नाम है आपका यूपेक नेम, जिसको सॉरी कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी का यूज हम लोग करते हैं आग बुझाने में, समझे, इसका मतलब फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसी का यूपेक नेम हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन। देखिए आप क्या करते थे, मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते थे, HCl निकलता था, CH3Cl बनता था। फिर इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते थे, एक और Cl निकलता था, CH2Cl2 बनता था। फिर इसका रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ कीजिए, फिर चलिए CH3 बनेगा, फिर लास्ट में आपका CCl4 बनेगा। ये 12th में पढ़ना है, समझे। फिर स्टार्ट करूंगा भैया स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तब बताइए सिलिकॉन हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो गया 14। अरे कैसे आप लोग क्या दिमाग खराब होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 आ गया, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4। तो सिलिकॉन चारों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर दिया। तो सेंट्रल एटम के पास क्या लोन पेयर है? क्या हुआ खाली सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, और टर्मिनल एलिमेंट सेम है कि डिफरेंट? अरे टर्मिनल एलिमेंट सेम की डिफरेंट है। थोड़ी सा बता दो। अरे मैं हर हाथ से चलाते हैं। लोन पेयर नहीं होगा। सेम है, सेम है। नहीं, same है। टर्मिनल एलिमेंट सेम है। वे क्या बोल रहे हैं? सेम तो है। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है और टर्मिनल एलिमेंट आपका डिफरेंट नहीं है, तो दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए ये हो गया मेरा नॉन Non-polar। पोलर मॉलिक्यूल। वेरी लो, तुम छोड़ेंगे नहीं। फिर है आपका IF7, सेंट्रल एटम आपका आयोडीन है। तो बताइए आयोडीन के पास लोन पेयर है? यस। है? नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं साथ है, साथों नहीं, सेट नहीं किया, है, नहीं है। तो आयोडीन के पास ये यहाँ पर non-polar लोन पेयर नहीं है, और फ्लोरीन सेम है आपका। ये नॉन पोलर। तो ये भी क्या हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एग्जाम में पूछेगा 4 तो क्वेश्चन देगा आपको, मीथेन बोरोन ट्राइक्लोराइड देगा, NH3 देगा, बोलेगा इसमें से कौन पोलर मॉलिक्यूल है। तो कौन पोलर मॉलिक्यूल होगा? जिसमें लोन पेयर हो और डिफरेंट हो। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो और टर्मिनल एलिमेंट डिफरेंट हो, तो दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो वह मेरा पोलर मॉलिक्यूल होगा। एको नहीं हो रहा तो